सिद्धार्थ को आज इस बात की बेहद खुशी है कि उसने आशी को काफी अच्छे से इंप्रेस कर लिया। वो कब से इस मौके की तलाश में था, इसलिए उसने आराम से मुस्कुराते हुए आशी के सवाल का जवाब दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मुझे बेहद खुशी है कि मैं अब से तुम्हारे साथ रेडियो पर होस्ट किया करूंगा। आशी अपने ऊपर काबू नहीं कर पाई और उसने एक बार फिर पूछा, सिद्धार्थ, तुम सचमुच एक जीनियस हो, लेकिन तुम कुछ ही सेकंड के अंदर वो पूरा आर्टिकल कैसे याद कर पाए? ये सब करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिद्धार्थ आशी को यह तो नहीं बता सकता कि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, इसलिए उसने जवाब दिया, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से मेरी मेमोरी काफी अच्छी हो गई। आशी ने भी अपना सर हिलाया जैसे वो तुरंत सिद्धार्थ की बात समझ गए हो। उसने कुछ ऐसे प्रोग्राम देखे थे जिसमें लोगों का दिमाग काफी स्ट्रांग होता है और दिमागी रूप से वो लोग काफी पावरफुल होते हैं। ट्रेनिंग के बाद एक तरह से उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ के पास इतनी अच्छी एबिलिटी है, लेकिन सिद्धार्थ ने अब तक उसे सिर्फ एक के बाद एक अलग अलग शौक ही तो दिए हैं। पहले उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसके बाद उसने किसी जादू की तरह एंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर लिया। कोई इंसान कड़ी मेहनत करे, उसके बाद भी इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे मिल सकता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धार्थ के अंदर टैलेंट भी भरपूर है। न सिर्फ उसका इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, बल्कि वो बास्केटबॉल टीम में भी है। इसके साथ साथ आज उसने जो कुछ परफॉर्म किया है वो तो सबके सामने है ही। आशी ने आराम से उसकी तरफ देखा और कहा, लगता है कि आज हमें कहीं पर चलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तुम्हें आज शाम को कहीं खाने पीने के लिए ले चलूंगी। लेकिन इस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग में काफी सारी चीजें एक साथ चल रही है। वो सबसे पहले ये पता करना चाहता है कि आखिर मिस्टर राम मनोहर छाबड़ा को उसका नाम कैसे पता चला। सिद्धार्थ आशी के साथ बाहर जाना चाहता है, मगर ये चीज इस वक्त ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी आशी का इनविटेशन रिजेक्ट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आज मुझे कोई जरूरी काम है, तो हम कल खाने पीने चले। कल मैं तुम्हें खिलाने के लिए ले जाऊंगा। ओह, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ के मना करने पर आशी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसके बाद वहां से चले गई। उसके वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ ने तुरंत बाहर जाकर मिस्टर छाबड़ा को फोन मिलाया। सिद्धार्थ का फोन अपने नंबर पर देखकर मिस्टर छाबड़ा ने हंसते हुए फोन उठाया और कहा, तो मिस्टर सिद्धू, आखिर आपने मुझे फोन कर ही लिया। मैं बस अभी आपके फोन का इंतजार कर ही रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि आपका फोन इतनी जल्दी आ जाएगा। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का जनरल मैनेजर होने के नाते बेशक उनकी पोस्ट काफी बड़ी है, मगर उनके बातचीत करने का तरीका काफी अच्छा है। उनसे बात करके सिद्धार्थ को काफी कंफर्टेबल महसूस हुआ। सिद्धार्थ तुरंत समझ गया कि वो उसकी असलियत अच्छे से जानते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद सिद्धार्थ ने आखिर में कहा, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं। मैं आपके स्कूल के पीछे ही हूं। यहां पर टुनाइट नाम का एक रेस्टोरेंट है। यहां पर मैंने हमारे लिए एक टेबल पहले से ही बुक किया हुआ है, उन्होंने जवाब दिया। सिद्धार्थ ने तुरंत फोन रखा और वो मिस्टर छाबड़ा के बताए हुए होटल पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि वो रेस्टोरेंट काफी हाई क्लास है। मिस्टर छाबड़ा ने उन दोनों के लिए काफी अच्छा प्राइवेट रूम बुक किया हुआ है, जिसके चारों तरफ लकड़ी की वॉल है, जिससे कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। मिस्टर छाबड़ा से मिलकर सिद्धार्थ ने हाई हेलो करने के बाद सीधा पॉइंट पर आकर बात की। मिस्टर छाबड़ा, मैं यहां पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिद्धू हूं? उसका सवाल सुनकर मिस्टर छाबड़ा अचानक से हंसने लगे और उन्होंने कहा, मिस्टर सिद्धू, यहां पर सिर्फ मैं और आप ही हैं, इसलिए अब आपको अपनी पहचान मान लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूं कि आपने किसी को भी कोई हिंट नहीं दिया कि आप कौन हैं, मगर फिर भी हम चाहें तो किसी की भी असलियत पता लगा सकते हैं। आखिर
हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ एकदम अलर्ट हो गया। राम मनोहर छाबड़ा पूरी तरह से सच कह रहे हैं। जब से सिद्धार्थ कंप्यूटर की दुनिया में आया है, तब से वो जानता है कि अगर कोई चाहे तो उसके कंप्यूटर की आईडी से उसके बारे में पता लगा सकता है। और इसके साथ साथ आर्यन ने जितने भी गाने गाए हैं वो कहीं न कहीं उसके स्टाइल से मिलते ही होते हैं। इसलिए उनके लिए यह पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा कि सिद्धार्थ ही सिद्धू है। यही वजह थी कि वो पूरे कमरे में घूमने के बाद सिद्धार्थ के कंप्यूटर के पास आकर रुक गए। वो पहले से ही सारी छानबीन करके आए थे। तो इसका मतलब ये कि उसकी पहचान पता लगाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और किसी अच्छे हैकर से उसके कंप्यूटर की आईडी का पता लगवाया है। आखिर में राम मनोहर छाबड़ा ने खुद मुस्कुराते हुए कहा, सच तो यह है कि आपको ढूंढने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस पर जितने भी पैसे खर्च हुए वो पूरी तरह से जायज है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर छाबड़ा, आप मुझे सिद्धार्थ बुला सकते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। मगर उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको मिस्टर कुमार कहकर बुलाऊंगा। जब राम मनोहर छाबड़ा ने देखा कि जिस सिद्धू को वो इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं वो इतना यंग है और उसका नेचर काफी अच्छा है और उसकी इमेज भी अच्छी है, तो उन्हें लगा कि उनकी कंपनी ने अब तक जितने भी मेहनत की है वो सफल हो गई। शायद सिद्धार्थ खुद भी नहीं जानता कि म्यूजिक इंडस्ट्री में उसकी क्या जगह है। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट पिछले काफी टाइम से इंटरनेट पर सिद्धार्थ के फैंस को ट्रैक कर रही है और उन्हें पता चला है कि सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, जो पूरे देश में फैली हुई है और ये सब उसके असली फैन हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने अब तक इंटरनेट पर अपने 2 गाना अपलोड किए हैं जो पहले से ही टॉप 2 की रैंकिंग में पहुंच चुके हैं। आखिर ये किस तरह का टैलेंट है? राम मनोहर के लिए यह बात समझना काफी मुश्किल है। सिद्धार्थ ने एक तरह से पूरे इंटरनेट पर अपनी छाप छोड़ी हुई है। यहां तक कि कुछ कंपनियों ने तो सिद्धार्थ की इसी फैन फॉलोइंग का फायदा उठाकर यहां तक रिलीज कर दिया कि सिद्धार्थ अपनी तीसरी एल्बम जल्द ही रिलीज करने वाला है और सब लोगों ने उस न्यूज को शेयर करना शुरू कर दिया। आखिर में जब लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तब जाकर वो शांत हुए। एक तरह से आर्यन को भी सिद्धार्थ की वजह से काफी फायदा मिला। काफी सारे लोगों को लगता है कि आर्यन के गाने सिद्धू के स्टाइल से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए लोगों के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी बात से पता चलता है कि लोगों के ऊपर सिद्धू नाम का क्या असर है। यह है कि सारी मुसीबतें उठाने के बाद भी बॉलीवुड एंटरटेनमेंट सिद्धू को ढूंढने पर लगा हुआ था। सिद्धार्थ ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, तो फिर आपकी कंपनी को मुझसे क्या काम है? जब राम मनोहर छाबड़ा ने देखा कि ये पता होते हुए भी कि वो इतनी बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर है, सिद्धार्थ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो अभी भी शांत है, तो उनके मन में थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो गई। आज ही उनके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी भी कीमत पर उन्हें सिद्धू को साइन करने का ऑर्डर दिया है। हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमारे मन में आपके लिए किसी तरह की कोई गलत फीलिंग नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लें। अभी कुछ ही वक्त पहले हमारी कंपनी ने स्कूलों मुंबई स्कूल ऑफ म्यूजिक के अंदर एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था। अगर आप हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इस तरह के कॉन्सर्ट पूरी दुनिया में करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और कॉन्सर्ट होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप उस कॉन्सर्ट में गाना गाएं। उन्होंने सिद्धार्थ को देखते हुए जवाब दिया, अगर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट ने सिद्धार्थ के साथ काम करना शुरू कर दिया तो पूरी इंडस्ट्री में है उनका बोलबाला हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा। सिद्धार्थ इतनी जल्दी अपनी पहचान दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। म्यूजिक के अलावा भी उसकी जिंदगी में काफी कुछ चल रहा है और वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट ही है। अगर वो सब लोगों के सामने आ जाता है तो वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। और सिद्धार्थ, जो कि एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है, उसके लिए ये सबसे बुरी बात होगी। इसके साथ साथ उसके मन में ये बात भी चल रही है कि अगर उसने मिस्टर राम मनोहर छाबड़ा की बात नहीं मानी तो
क्या अब वो उसकी असलियत को सब लोगों के सामने जाहिर कर देंगे? मिस्टर छाबड़ा तुरंत समझ गया है कि सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी चाय का एक घूंट लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और आराम से कहा, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतनी जल्दी आपको दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करेंगे। आप इस कॉन्सर्ट तो अटेंड तो जरूर करेंगे, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है कि आप मास्क पहनना चाहते हैं या नहीं। आप चाहें तो अपनी पहचान छुपाते हुए भी स्टेज पर जाकर गाना गा सकते हैं। आपको बस वहां पर गाना गाना है और बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम किसी को भी आपकी पहचान नहीं बताएंगे। इस तरह से आपकी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो गई। हमारे अलावा कोई भी नहीं जान पाएगा कि सिद्धू कौन है। सिद्धार्थ की पहचान छिपाने में बॉलीवुड एंटरटेनमेंट को भी काफी फायदा होगा। इस तरह से सिद्धू की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती रहेगी और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट को उसके पॉपुलैरिटी का काफी फायदा भी होता रहेगा। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ असमंजस में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्या उसे अपने पिछले फैसला को बदलकर मिस्टर छाबड़ा की बात मान लेनी चाहिए या फिर उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए? बॉलीवुड एंटरटेनमेंट कंपनी के जनरल मैनेजर राम मनोहर छाबड़ा ने सिद्धार्थ के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसने उसे सोच में डालकर रख दिया है। जब मिस्टर छाबड़ा ने देखा कि सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं दे रहा तो उन्होंने कुछ देर रुककर आगे कहा, यह तो जाहिर सी बात है कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम आपको पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इसके अलावा हम आपकी फीस इतने ज्यादा रखेंगे जो शायद हमने भी पहले कभी सोचने के बारे में नहीं सोचा। मिस्टर छाबड़ा काफी स्मार्ट है और उन्हें पता है कि सिद्धार्थ के मन में क्या डर है। सेलिब्रिटीज की फीस हमेशा से काफी ज्यादा रही है और इसके साथ साथ सिद्धू का इंटरनेट पर बढ़ता हुआ असर और उसके फैन फॉलोइंग को देखकर कंपनी जानती है कि उन्हें सिद्धू की फीस काफी ज्यादा रखनी होगी। इसके साथ साथ मिस्टर छाबड़ा ने सिद्धार्थ को यह वादा भी किया है कि उसे अपने पहचान किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह कि सिद्धार्थ के पास ना बोलने की कोई वजह नहीं है। सिद्धार्थ के मन में काफी सारी चीजें चल रहे हैं। उसकी कंपनी ने जब से बड़े बड़े गेम्स को डेवलप करने की कोशिश की है तब से उनकी इनकम काफी कम हो गई है। अगर वो लोग गेम को इसी तरह आगे डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सिद्धार्थ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के बारे में पूछने लगा। जब मिस्टर छाबड़ा ने देखा कि सिद्धार्थ उनसे इतने सारे सवाल जवाब कर रहा है तो उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगी कि शायद कहीं न कोई चांस है। अपने मन की खुशी को अंदर दबाकर वो सिद्धार्थ को एक एक चीज समझाने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने बैग से एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म निकाला और उसे सिद्धार्थ को देते हुए कहा, अगर आप हमारी कंपनी बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। हमने इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। सिद्धार्थ ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और ध्यान से उसे पढ़ने लगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ समझ गया कि कंपनी ने यह कॉन्ट्रैक्ट काफी सोच समझकर बनाया है और वो किसी भी तरह से उसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने सिद्धार्थ की फीस भी काफी अच्छी रखी है और इसके साथ साथ उसे और भी कई सारे फायदे मिलेंगे जो वो अपने कंपनी के किसी और सेलिब्रिटी को नहीं देते। आखिर में उसे कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़कर जब सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि वो कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं कर रहा, तब आखिरकार उसने मिस्टर छाबड़ा की तरफ देखा और धीरे से अपना सर हिलाया। मिस्टर छाबड़ा ने तुरंत काफी एक्साइटेड होकर उसे एक पेन दिया और सिद्धार्थ ने एक झटके में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सब कुछ काफी अच्छे से हो गया और ये सब देखकर मिस्टर छाबड़ा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया और खुशी खुशी खाना खाने लगे। खाना खाते हुए बातचीत के दौरान मिस्टर छाबड़ा ने सिद्धार्थ को बताया कि इस कॉन्सर्ट के अंदर लगभग 10 सेलिब्रिटीज आने वाले हैं जो बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ काफी सारे बड़े बड़े लोगों को और बिजनेस टाइकून सभी आने वाले हैं। इसी बात से सिद्धार्थ को समझ में आ गया
कि अगर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट कंपनी उसे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ स्टेज पर जाने के लिए कह रही है तो उनकी नजरों में सिद्धार्थ की क्या अहमियत होगी। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ ने मिस्टर छाबड़ा को बाय बोला। मिस्टर छाबड़ा भी खुशी खुशी तुरंत रात में ही अपनी कंपनी निकल गए। उन्होंने रास्ते में फोन करके एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई ताकि वो ये खुशखबरी सब लोगों को दे सके। आर्यन से मिलने की बात तो अब उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। अगले दिन सिद्धू के बॉलीवुड एंटरटेनमेंट कंपनी को ज्वाइन करने की बात सारे न्यूज चैनल्स पर फैल गई। देखते ही देखते हैं सब लोग इसी बारे में बात करने लगे और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट सेक्शन ही नहीं बल्कि सब लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक बन गया। इसके साथ ही एक और न्यूज भी पब्लिश हुई और वो ये कि लगभग 15 दिनों के बाद सिद्धू बॉलीवुड कंपनी के एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने वाला है जिसमें और भी कई सारे सेलिब्रिटीज मौजूद होंगे। जैसे जैसे ये न्यूज शेयर होने लगी वैसे वैसे बॉलीवुड एंटरटेनमेंट कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ने लगे। यहां तक कि वो जिस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करने वाले थे उसकी टिकट भी बहुत महंगी हो गई और देखते ही देखते टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। यहां तक कि जिन लोगों को कॉन्सर्ट की टिकट नहीं मिली वो काफी ज्यादा उदास भी हो गए। वो लोग ब्लैक में कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने लगे। ऐसे में बॉलीवुड एंटरटेनमेंट कंपनी भी मुंबई स्कूल ऑफ म्यूजिक से बात करने लगे कि क्या उन लोगों को अब कॉन्सर्ट में लोगों की सीट बढ़ा देनी चाहिए या नहीं। वो लोग भी तुरंत इस चीज के लिए मान गए। सिद्धू को सब लोग एक तरह का जीनियस ही मानते हैं। कोई भी जो म्यूजिक को जानता और समझता है वो जानना चाहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था कि तभी कुछ आवाजों से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वरुण एक एक करके काफी सारे लोगों को फोन कर रहा है। भाई कहीं से भी टिकट अरेंज करवा दे। नहीं यार पैसों की फिक्र नहीं है। तू मुझे जानता नहीं है क्या? तू पैसों की चिंता मत कर और बस टिकट अरेंज करवा। उसे देखकर से धार समझ गया कि वरुण मुंबई स्कूल ऑफ म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट अरेंज करवाने की कोशिश कर रहा है मगर उसे भी टिकट नहीं मिल रही है। उसी वक्त जीत ने दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही वरुण तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा, जीत क्या तू मुझे कहीं से भी सिद्धू के कॉन्सर्ट की 2 टिकट लाकर दे सकता है? मैं उसके डबल ट्रिपल पैसे भी देने के लिए तैयार हूं, चाहे सीट कितने भी बुरी क्यों न हो, मगर मुझे बस वो टिकट दिलवा दे। मगर जीत ने तुरंत वरुण का हाथ झटकते हुए कहा, तू पागल वागल तो नहीं हो गया है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसे सिचुएशन में भी तुझे लगता है कि तुझे टिकट मिल जाएगी? तू डबल की जगह 5 गुना पैसे भी बढ़ाकर देगा, तब भी कोई तुझे टिकट नहीं देने वाला। क्या तुझे पता नहीं है कि कॉन्सर्ट इतना पॉपुलर हो चुका है? वरुण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ यार मुझे पता तो है। किसने सोचा था कि ये पूरा कॉन्सर्ट इतना पॉपुलर हो जाएगा? ये सिद्धू नाम का लड़का सचमुच लोगों के सर चढ़ चुका है। अदिति कह रही है कि वो इससे कॉन्सर्ट में जाना चाहती है। अगर मैं उसे सिद्धू के कॉन्सर्ट में ले जाऊंगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। ऐसे में मैं क्या करूं? बेशक वरुण इस वक्त काफी घबराया हुआ है मगर फिर भी जीत उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहां तक कि कुछ सेलिब्रिटीज को भी उस कॉन्सर्ट की टिकट लेने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में दोनों तो सिर्फ आम लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल में भी सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। अदिति अपने हाथों में कॉन्सर्ट के 2 टिकट लिए सब लोगों को शो ऑफ कर रही है। बेशक वरुण उसे वो टिकट नहीं दिला पाया लेकिन उसके पास अपने भी कुछ तरीके हैं जिनसे उसे टिकट मिल सकती है। नहीं तो आखिर उसके नए बॉयफ्रेंड का क्या फायदा होता? अदिति क्या तू प्लीज मेरे लिए भी एक टिकट अरेंज करवा सकती है? मुझे सचमुच सिद्धू के गाने बहुत पसंद है। तू जितने पैसे बोलेगी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। उसकी एक दोस्त ने अदिति से कहा, वहां पर पढ़ने वाली सारी लड़कियां काफी अमीर है, ऐसे में किसी के लिए भी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बस कैसे न कैसे करके सिद्धार्थ का कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहते हैं। मगर अदिति ने न में सर हिलाते हुए कहा, यह टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलती। मुझे भी ये टिकट किसी और से अरेंज करवानी पड़ी है। मेरे दोस्त के पापा के मुंबई गवर्नमेंट में कुछ कनेक्शंस हैं।
फिर भी उसके लिए ये टिकट अरेंज करवाना काफी बड़ा काम था। अदिति ये सब कुछ अपने दोस्तों को इसलिए बता रही है ताकि उन्हें पता चल पाया है कि ये टिकट कितने कीमते हैं। जब सब लोगों ने ये सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उसकी बात सुनकर सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। अदिति ने मेघा की तरफ देखा और आराम से पूछा, मेघा, क्या समीर ने तुम्हारे लिए टिकट ली है? ये सवाल सुनते ही मेघा का चेहरा थोड़ा सा उतर गया, मगर उसने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, नहीं, अब तक तो नहीं। मेघा को भी सिद्धू के गाने सुनना बेहद पसंद है, मगर वो खुद टिकट नहीं ले पाई। समीर ने मेघा से झूठ बोला कि वो उसके लिए टिकट खरीद कर दे सकता है और मेघा ने भी तुरंत समीर को पैसे दे दिए। लेकिन समीर ने अब तक भी मेघा के लिए टिकट नहीं ली। बाद में मेघा ने किसी से सुना कि समीर ने वो पैसे जुए में लगा दिए हैं और हार गया। अभी अभी कुछ ही दिनों पहले मेघा को पता चला है कि समीर को जुए की लत है। मेघा ने एक दिन इस बारे में समीर को काफी समझाया, जिसके बाद समीर ने भी वादा किया कि वो कभी जुआ नहीं खेलेगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका। मेघा ने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर दिल में उसे काफी बुरा लग रहा है। तो फिर उससे बोलो कि जल्दी करें। कम से कम वो हमारी सरकार में किसी न किसी को तो जानता ही होगा। अगर उसने जल्दी नहीं की तो ये टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदिति ने मेघा की तरफ देखकर कहा। हाँ। मेघा ने अदिति की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो खुद भी जानती है कि अब उसके पास सिद्धू के कॉन्सर्ट की टिकट कभी नहीं आ सकती। समीर अपने सारे पैसे हार चुका है और अब मेघा के पास कैंटीन में जाकर खाना खाने के पैसे भी नहीं हैं। वो अपने दोस्तों से भी पैसे उधार नहीं लेना चाहती, इसलिए वो कभी कभी खाली बैठकर मूंगफली खाने लगती है। रिया का रूम का माहौल भी काफी अच्छा है। उसकी रूममेट कनिका को भी कॉन्सर्ट के टिकट मिल गई है और उसने भी सब लोगों को शो ऑफ करना शुरू कर दिया। ये देखो तुम सब लोग, मेरा बॉयफ्रेंड कनाडा में रहता है। जब उसे पता चला कि मैं सिद्धू के कॉन्सर्ट में जाना चाहते हो, तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने एक दोस्त से मेरे लिए टिकट खरीद ली। उसकी बात सुनकर सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। आखिर यहां पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि टिकट खरीदने की है, जो किसी को पैसे में भी नहीं मिल रही। थोड़ी देर के बाद कनिका ने रिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम अपने उस लूजर बॉयफ्रेंड को टिकट लेने के लिए क्यों नहीं कहती हो? हम भी देखते हैं कि वो टिकट ले सकता है या नहीं। ये सुनकर वहां पर बैठी सारी लड़कियां हंसने लगे, मगर रिया का पारा तुरंत हाई हो गया। उसे देखकर सबकी हंसी तुरंत गायब हो गए। वो सब रिया के गुस्से से डर गए। उन्हें खुद भी नहीं पता कि रिया जब गुस्से में होती है तो क्या कर बैठती है। रिया के हॉस्टल में सब लोगों ने उसे सिद्धार्थ के नाम से चिढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसकी एक दोस्त ने सब लोगों को बताया, कनिका, तुम सब रिया को इस तरह से चिढ़ाना बंद कर दो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सिद्धार्थ और वो अब साथ नहीं है? अच्छा, ऐसा है क्या? तो लगता है मेरी ही आंखों में कोई खराबी होगी। मैंने अभी 2 दिन पहले इसे सिद्धार्थ के पास देखा था। कनिका को सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसे तो यह भी नहीं समझ में आता कि आखिर रिया जैसी लड़की क्यों उस गरीब लड़के से बार बार मिलने की कोशिश करती रहती है। उनकी ये बातें सुनकर रिया एक झटके से अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। उसने उठकर गुस्से में सब लोगों की तरफ देखा और उसके बाद बिना कुछ कहे पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सिद्धार्थ पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा खुश है। वो अच्छे से खाना खाता है और अपनी नींद पूरी करता है, यहां तक कि अब उसका वजन भी पहले से थोड़ा बढ़ गया है। तभी अचानक से एक दिन सुबह सुबह को उसके फोन की बेल बजने लगी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सिद्धार्थ की नींद खुल गई और वो अपनी आंखें मलता हुआ अपना फोन देखने लगा। अब ये सुबह सुबह किसने फोन कर दिया? उसने अपना फोन उठाकर देखा तो वो कॉल गौतम का है। उसने नींद में फोन उठाया और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता है, दूसरी तरफ से गौतम की काफी एक्साइटेड आवाज आई, भाई भाई कैसे ना कैसे करके मेरी मदद कर दे। बस मुझे सिद्धू के कॉन्सर्ट की टिकट दिला दे, बाकी मैं तुझसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगा।
फोन के दूसरी तरफ से गौतम की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, अबे तूने मुझे सुबह सुबह इसलिए उठाए हैं? तू पागल है क्या? यार तू भाई नहीं है क्या? प्लीज मेरी मदद कर देना। गौतम ने दूसरी तरफ उससे गुहार लगाते हुए कहा। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मेरे पास उसके कॉन्सर्ट की टिकट नहीं है और नहीं मैं कहीं से दिलवा सकता हूं। अगर तू चाहे तो इस बारे में जाह्नवी से बात करके देख, हो सकता है कि उसकी कोई ना कोई जान पहचान निकल आए। हां, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई, अब तो वही मेरे काम आएगी। वैसे भी जाह्नवी की म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी अच्छी जान पहचान है और उसकी टीचर भी रोहित कपूर जैसे बड़े इंसान हैं। अगर वो टिकट लेना चाहे तो उसके लिए तो ये सब बहुत आसान होगा। इतना कहते ही गौतम ने फोन रख दिया। साला मतलबी, इतनी जल्दी फोन भी रख दिया। सिद्धार्थ ने हंसकर अपने फोन को देखा। सब लोग इस कॉन्सर्ट के लिए पागल हो चुके हैं, मगर इससे पहले कि वो अपना फोन वापस रख पाता उसका फोन दोबारा बजने लगा। अब क्या हुआ? भाई तुझे लगता है कि मुझे उसे फोन करना चाहिए? क्या वो मेरी मदद करेगी? अब वो और जाह्नवी उस तरह के दोस्त नहीं रहे जैसे वो बचपन में थे। अब उन दोनों के बीच में काफी बड़ा फासला आ चुका है। मगर सिद्धार्थ ने गौतम को समझाते हुए कहा, हाँ, तुझे उसे फोन करना चाहिए। क्या पता वो तेरी मदद कर दे। पूछने में क्या जाता है, एक वही है जिसकी पहुंच इतने ऊपर तक है। इसके बाद उन दोनों ने कुछ देर बात की और फिर फोन रख दिया। उसके बाद सिद्धार्थ को नींद नहीं आई और वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि क्या उसे राम मनोहर छाबड़ा से कुछ अच्छी सीट के टिकट अरेंज करने के लिए कहना चाहिए या नहीं, ताकि वो उन टिकट्स को अपने कुछ खास दोस्तों को दे सके। लेकिन इस वक्त पर शायद उसका टिकट मांगना ठीक नहीं रहेगा, और अगर सीट अच्छी होंगी तो इसका मतलब ये कि उनकी कीमत पहले से ही आसमान छू रही होगी। ऐसे में सिद्धार्थ के पास उन टिकट्स का आना लोगों के मन में शका पैदा कर सकता है। इसलिए कुछ सोचकर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। दोपहर को कॉलेज के बाद सिद्धार्थ कैंपस के रेडियो स्टेशन पहुंच गया। कल के ऑडिशन के बाद उसने आज से ही काम करना शुरू कर दिया है। रेडियो स्टेशन के शेड्यूल के हिसाब से वीकेंड और छुट्टियों को छोड़कर हर दिन कॉलेज के बाद उसे और आशी को आधे घंटे के लिए रेडियो स्टेशन जाना ही होगा। वो चाहे तो कहानियां सुना सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कोई कविता सुना सकते हैं, या चाहे तो कुछ भी बात कर सकते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक आशी और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ पार्टनर बनकर रेडियो पर बात करते रहे और उनके बातचीत करने की स्टाइल भी काफी अच्छे से मैच हो रहा है। ऐसे टाइम में जब किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन अपने फोन में मिल सकती है, उन्हें कॉलेज के बच्चों और टीचर से काफी सारे लेटर्स मिलते हैं जिसमें लोगों ने उनकी काफी तारीफ की है। यहां तक कि कुछ लड़के तो उनसे रोमांस के ऊपर बात करने के लिए भी कहते हैं ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर सके। इसके साथ साथ उनके पास काफी सारे रोमांटिक गानों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है और काफी बार रेडियो स्टेशन भी उन रिक्वेस्ट को मान लेता है। इस वजह से रेडियो स्टेशन के साथ साथ कैंपस की लाइफ भी काफी अच्छी और खुशनुमा रहती है। अब सिद्धार्थ को भी अपनी ये नई जिंदगी काफी अच्छे लगने लगी है। वो हर दिन लगभग 1 घंटा आशी के साथ अकेले बिताता है। बेशक वो दोनों आपस में ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन सिर्फ उसे देखकर ही सिद्धार्थ के मन को बेहद सुकून मिलता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आशी ने सिद्धार्थ के मन में अपनी एक अलग जगह बना ली है। ऐसी जगह जो सिद्धार्थ ने पहले कभी किसी लड़की को नहीं दी। इसके अलावा सिद्धार्थ ये भी जानता है कि आशी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हर दिन उसे रेडियो स्टेशन आते ही आशी की टेबल पर काफी सारे लोग लेटर दिखाई देते हैं। सिद्धार्थ ने पहले कभी किसी लड़की के लिए लोगों को इतना पागल होते हुए नहीं देखा, मगर आशी को अब इन सारी चीजों की आदत पड़ चुकी है। यहां तक कि वो तो आधे से ज्यादा लेटर्स को देखती भी नहीं है। अगले दिन जब सिद्धार्थ रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा तो उसे आशी वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। लगभग हर दिन सिद्धार्थ आशी से पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाता था ताकि वो चुपचाप उसके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके और अच्छा से उसकी तरफ देख सके।
वहां पहुंचकर सिद्धार्थ ने रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन किया और कुछ देर तक स्टूडियो में ही कुछ ना कुछ काम करता रहा। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो उसे अपने सामने आशी का खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। सिद्धार्थ को वहां पर देखकर आशी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो शुरू करते हैं, सिद्धार्थ ने जवाब में कहा। उसने आशी के चेहरे की तरफ देखा। उसे नहीं लगता कि कभी भी कोई ऐसा दिन आएगा जब आशी को देखकर उसका मन भर जाएगा। आशी ने आज एक ब्लैक कलर का टॉप और व्हाइट कलर की स्कर्ट और उसके साथ व्हाइट शूज पहने हुए हैं। उसके कमर तक लंबे बाल खुले हुए हैं और वो बेहद खूबसूरत दिख रही है। आखिर में उसने ना चाहते हुए भी अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और अपने काम में लग गया। आशी आज कुछ कविताएं लिख कर लाई है। जब आशी उन कविताओं को पढ़ने लगी तब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम से उसे सुनने लगा। बाद में जब आशी की कविताएं खत्म हो गई तब सिद्धार्थ ने उसे एक गिलास पानी दिया। आशी ने भी मुस्कुराकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और थैंक यू बोलकर स्क्रिप्ट सिद्धार्थ को पकड़ा दी। आखिर में स्क्रिप्ट पढ़ने की बारी बारी सिद्धार्थ की आई। उसकी आवाज बहुत अच्छी है और पानी पीते पीते आशी की नजरें सिद्धार्थ पर जाकर टिक गई। उसके स्क्रिप्ट खत्म करते ही आशी ने कहा, आज किसी ने कोई गाना रिक्वेस्ट नहीं किया और नहीं कुछ और कहा। सिद्धार्थ, आज तुम कोई गाना क्यों नहीं गाते? आशी बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगी। सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पिछले 2 दिनों से मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम गाना शुरू करो और मैं तुम्हारे साथ साथ गाऊंगा। मगर आशी ने तुरंत न में सर हिला दिया और आराम से आगे कहा, सिद्धार्थ, तुम तो गिटार काफी अच्छा बजा लेते हो ना, तो फिर तुम गिटार पर मेरे लिए 100 नाइट्स क्यों नहीं बजाते? तुम्हें वो गाना आता है? 100 नाइट्स गाना म्यूजिक लवर्स के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। उस पर गिटार और पियानो की धुन काफी अच्छे लगते हैं। ये गाना हॉलीवुड के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन का है जिन्होंने अभी अभी अपना ये गाना रिलीज किया है। ये गाना सुनकर आशी को बेहद सुकून मिलता है, इसलिए उसने सिद्धार्थ से इस गाने को बचाने की रिक्वेस्ट की। लेकिन सिद्धार्थ ने ये गाना पहले नहीं सुना था, इसलिए उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने ये गाना पहले कभी नहीं सुना। सिद्धार्थ से मना करते ही अचानक से आशी के चेहरे पर एक उदासी छा गई, लेकिन उसने सिद्धार्थ से कोई जिद नहीं की। ये गाना अभी अभी रिलीज हुआ है। पिछले साल जब आशी जर्मनी गई थी तब उसने इस आर्टिस्ट का गाना सुना था और तब से ही वो उनके सारे गाने सुन रही थी। इंडिया आते हुए भी उसके कानों में यही गाना चल रहा था और वो अपने पियानो पर यही गाना बजाने की कोशिश करती रहती है। आशी का ये उदास चेहरा देखकर सिद्धार्थ अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत कहा, अच्छा, मैं एक काम करता हूं, तुम मुझे एक बारी गाना सुना दो और उसके बाद मैं इसे बजाने की कोशिश करता हूं। आशी ने इस बारे में कुछ सोचा और उसके बाद अपने ड्राइवर से एक छोटी और बेहद खूबसूरत डायरी निकालकर सिद्धार्थ को दे दी। आशी ने उस डायरी में उस गाने के पियानो नोट लिखे हुए हैं। सिद्धार्थ ने वो डायरी खोली और देखा कि आशी की राइटिंग उसी की तरह काफी साफ और खूबसूरत है। सिद्धार्थ ने बहुत ध्यान से उस गाने को देखा और उसे समझ में आया कि जिस भी आर्टिस्ट ने ये गाना बनाए हैं वो सचमुच काफी टैलेंटेड है। उसकी धुन इतनी लाजवाब है कि सिद्धार्थ भी अपने आप को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह गाना सचमुच काफी अच्छा है। एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर ये गाना बजाने की कोशिश करते हैं। रेडियो स्टेशन का रिकॉर्डिंग स्टूडियो काफी बड़ा है और जब से आशी रेडियो पर प्रेजेंटेटर बनी है तब से विशाल ने वहां पर एक पियानो भी रखवा दिया था। सिद्धार्थ की बात सुनकर हैरानी से उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई और उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी? नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है। तुम चाहो तो पियानो बजाना शुरू कर सकती हो। सिद्धार्थ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तो तुम ये कह रहे हो
कि तुम अभी के अभी इस गाने को बजा सकते हो? आशी सिद्धार्थ की बात सुनकर बेहद हैरान हो गई। आखिर सिद्धार्थ किस तरह का लड़का है? आज उसने 10 सेकंड के अंदर न जाने क्या क्या याद कर लिया और उसके बाद ऐसे लड़के को चेस में हरा दिया जिसे चेस के कंपटीशन में प्राइज मिले हैं। धीरे धीरे करके आशी का शका बढ़ता ही जा रहा है। सिद्धार्थ उसके लिए एक पहेली बन चुका है जिसे वो सुलझा नहीं पा रही है। आशी के मन में कई तरह के सवाल एक साथ चल रहे हैं। आखिर सिद्धार्थ इतना टैलेंट कैसे हो सकता है कि वो किसी भी चीज को बेहद आसानी से कर ले? ये सब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिद्धार्थ, तुमने तो ठीक से अभी तक ये गाना सुना भी नहीं है, तो फिर इतनी जल्दी तुम ऐसे कैसे बजा सकते हो? आशी ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी मुझे सब कुछ समझ में आएगा या नहीं, लेकिन मैं ठीक से बजाने की कोशिश करूंगा। सिद्धार्थ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आज से जानती है कि सिद्धार्थ कभी भी बिना कॉन्फिडेंस के कोई वादा नहीं करता। उसे पता है कि सिद्धार्थ जरूर अच्छे से गाना प्ले करेगा। ठीक है, फिर चलो साथ में शुरू करते हैं। इतना कहकर आशी के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ गई और वो आराम से पियानो पर जाकर बैठ गई। उसने पियानो एडजस्ट किया और सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम तैयार हो? सिद्धार्थ ने स्टूडियो में रखा हुआ गिटार उठाकर टेस्ट किया और उसके बाद अपना सर धीरे से हिलाकर आशी को जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। सबसे पहले आशी ने बजाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे करके सिद्धार्थ ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों एक ही लय पर एक साथ वो गाना बजाने लगे। वो गाना सुनने में कानों को बेहद अच्छा लग रहा है और कॉलेज में जितने भी लोग उसे सुन रहे हैं उन्हें बेहद सुकून मिल रहा है। ये गाना सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है। कैंपस में काफी सारे लोगों ने ये गाना सुना और वहीं पर खड़े होकर आराम से इस गाने को सुनने लगे। कुछ कपल्स भी इस गाने की धुन पर एक दूसरे के साथ सॉफ्ट डांस करने लगे। अरे देखो, कोई रेडियो पर 100 नाइट्स बजा रहा है। ये गाना कितना अच्छा है। रिया के हॉस्टल रूम में उसकी एक दोस्त ने काफी एक्साइटेड होकर कहा। कैंपस के रेडियो स्टेशन की ब्रॉडकास्टिंग गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल में भी होती है। अभी कुछ ही दिनों पहले म्यूजिक डिपार्टमेंट में इस गाने का एग्जाम्पल दिया गया था। इसीलिए मुझे स्टूडेंट्स को ये गाना सचमुच काफी पसंद आया। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ प्रीमियम स्टोरीज बिल्कुल फ्री में अपलोड करने वाला हूं। अगर आप इन एक्सक्लूसिव स्टोरीज का मजा लेना चाहते हैं तो अभी टेलीग्राम ज्वाइन करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं रोज ऐसे ही शानदार एपिसोड्स लाता रहूं, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना प्यार दिखा सकते हैं। तभी एक दूसरी लड़की ने कहा, यह गाना जरूर आशी बजा रही होगी। वो रेडियो स्टेशन पर फीमेल रेडियो प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये गिटार कौन बजा रहा है? जब सारी लड़कियों ने सुना कि वो पियानो आशी बजा रही है तो वो सब लोग ध्यान से गाने को सुनने लगे। पिछले साल फ्रेशमैन पार्टी में सब लोगों ने आशी की पियानो स्किल्स को काफी अच्छे से देखा है, लेकिन 100 नाइट्स गाना काफी मुश्किल है। ऐसे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि गिटार कौन बजा रहा है। क्या आर्यन गिटार बजा रहा है? एक लड़की ने काफी एक्साइटेड होकर कहा, जरूर आर्यन ही गिटार बजा रहा होगा। इन दोनों को एक साथ ये गाना बजाते हुए सुनना सचमुच काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये दोनों साथ हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसकी बात सुनकर रिया की दोस्त कनिका ने तुरंत कहा, नहीं आर्यन ये गिटार नहीं बजा रहा, बल्कि उसका लेवल भी अभी यहां तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि ये जरूर कंप्यूटर पर ओरिजिनल गाना बज रहा है। वैसे तो आर्यन ने यूथ सिंगिंग कंपटीशन जीतकर अपने लिए बेहद नाम कमा लिया था, मगर फिर भी इस गाने में गिटार बजा रही लड़की के मुकाबले उसकी स्किल्स इतनी बेहतर नहीं हुई है। लेकिन अगर सचमुच आर्यन और आशी एक साथ है तो ये राम मिलाई जोड़ी ही होगी। आशी बेहद खूबसूरत और एक तरह से परफेक्ट लड़की है। सिर्फ आर्यन के जैसा लड़का ही उसे डेट कर सकता है। बाकी पूरे कॉलेज में कोई भी उसके लायक नहीं है। अगर वो दोनों एक साथ घूमने फिरने भी लगे तो भी लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वो
दोनों किसी दूसरी दुनिया से उतर कर आए हैं। कनिका की बात सुनकर सब लोगों ने यकीन कर लिया और रिया की दूसरी दोस्त ने तुरंत खुश होते हुए कहा, चलो अच्छा है कि आर्यन आशी को डेट नहीं कर रहा है, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता। सिर्फ रिया ही अपने कमरे में बैठकर आराम से कंप्यूटर पर गेम खेल रही है। उसने इन लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये गाना उसे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर रेडियो पर यह गाना सुनकर उसके दिल में एक हलचल पैदा हो गई। कोई भी नहीं जानता कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है। तुम सचमुच बहुत अच्छा गिटार बजा लेते हो, आशी ने प्यार से कहा। उसकी खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखें सिद्धार्थ के ऊपर टिकी हुई है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। बीच बीच में तो मैं डर रहा था कि क्या मैं तुम्हारे जितना अच्छा बजा सकता हूं या नहीं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, आशी सचमुच काफी अच्छा पियानो बजाती है और अभी उन दोनों को एक साथ बजाते हुए देखकर ऐसा लगा जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस एहसास को महसूस करते ही सिद्धार्थ बहुत एक्साइटेड हो गया। वो समझ गया कि उसके दिल में किस तरह की चीजें चल रहे हैं। जब आशी उसके साथ बैठकर पियानो बजा रही थी, तब सिद्धार्थ के मन में उसके लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। तभी अचानक से आशी ने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम आने वाले इस वीकेंड पर फ्री हो? सिद्धार्थ ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसका सवाल सुनकर आशी का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया और उसने जवाब दिया, कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे बर्थडे पर आओगे? उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब दिया, हां, मैं तुम्हारे बर्थडे पर जरूर आऊंगा। सिद्धार्थ इस बात से बेहद खुश हुआ कि आशी उसे अपने बर्थडे पार्टी पर बुला रही है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि किस दिन कहां आना है। आशी ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसके पार्टी में आने के लिए मांग गया है, तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो दोनों अभी फिर से बात करने ही वाले थे कि तभी बाहर से भागता हुआ एक लड़का आया और उसने अंदर आकर कहा, आशी, आकाश तुम्हें बाहर बुला रहा है। उस लड़के की बात सुनकर आशी खड़ी हो गई और उसने तुरंत सिद्धार्थ से कहा, ठीक है सिद्धार्थ, तो फिर हम बाद में मिलते हैं, अभी मुझे कहीं जाना है। इतना कहकर वो प्यार से मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। सिद्धार्थ ने खिड़की पर जाकर बाहर देखा। वहां पर एक बहुत हैंडसम लड़का मर्सिडीज बेंज गाड़ी के आगे खड़ा है। आशी को आते देख उस लड़के ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके बाद खुद गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ ने उसी लड़के से पूछा, ये आकाश कौन है? उस लड़के ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसके बाद बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया, तुम आकाश को नहीं जानते? वो आशी का बॉयफ्रेंड है। वो एक कंपनी का मालिक है और उसके पापा मुंबई में बहुत फेमस है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी फैमिली के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और वो कई बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्डर भी है। ओ अच्छा। सिद्धार्थ ने आराम से ये बात सुन तो ली, मगर फिर भी उसे काफी बुरा लगा। लेकिन सबसे ज्यादा सिद्धार्थ का ध्यान इस बात पर गया कि आशी का बॉयफ्रेंड है। सिद्धार्थ ने नहीं सोचा था कि आशी जैसी खूबसूरत लड़की को आखिर एक बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इस लड़के की बात पर यकीन करे तो उसे समझ में आ गया कि वो लड़का पूरी तरह से आशी के लायक है। सिद्धार्थ को धीरे धीरे लगने लगा था कि शायद अब वो उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर वो धीरे धीरे करके अपनी फीलिंग आशी के सामने जाहिर कर सकता है। लेकिन अब उसे समझ में आया कि आशी अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। अगर वो आशी को चाहता है तो उसे अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। रात को जब सिद्धार्थ हॉस्टल पहुंचा तो उसने देखा कि ध्रुव का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो रहा है। उनकी बातों से उसे समझ में आया कि वो झगड़ा मुंबई स्कूल ऑफ म्यूजिक के कॉन्सर्ट की वजह से है। हर कोई इस कॉन्सर्ट की टिकट लेना चाहता है और उसकी टिकट मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे तक बहस करने के बाद ध्रुव ने फोन रख दिया। पूरे हॉस्टल की लाइट बंद होने के बाद भी उनके कमरे की लाइट जल रही है। सब लोग अपने बेड पर बैठकर बातें कर रहे हैं और उनकी बातों का टॉपिक सिद्धू का वो कॉन्सर्ट ही है। मगर उन लोगों के बीच आर्यन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है।
जब से उसने यूथ सिंगिंग कंपटीशन जीता है तब से वो बहुत कम हॉस्टल आया है। अब उसने मुंबई की एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना खुद का घर रेंट पर ले लिया है ताकि वहां पर रहकर म्यूजिक सीख सके और बाकी चीजें कर सके। इस वक्त सब लोग काफी गुस्से में हैं। सबसे पहले ध्रुव ने सब लोगों से कहा, यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तो इतनी समझदार है, तो फिर वो मुझसे इस टिकट की वजह से इतने दिनों से क्यों झगड़ा कर रही है। बात समझदार होने की नहीं है ध्रुव, इन सब लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है। इनके रूम में किसी एक लड़की को टिकट मिल गई है और उसके आगे साफ करने की वजह से इन सब का दिमाग खराब हो गया है। अदिति ने तो मेरे सामने ये शर्त भी रख दी कि अगर मैंने उसे टिकट लाकर दे दिया तो वो हमारा ब्रेकअप भूल जाएगी, लेकिन आखिर में एक दूसरे लड़के ने उसे टिकट्स दे दी और अब वो उसके साथ घूम रही है। वरुण ने काफी उदासी के साथ ध्रुव को बताया, लेकिन यार ये तो गलत है ना। तुम ये तो देखो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी बस कॉलेज में पढ़ रहा है, वो अभी जिंदगी में कुछ बना नहीं है जो तुम्हें लाखों की टिकट्स ऐसे ही लाकर दे दे। ध्रुव गुस्से में आकर कहा, अब ये लड़कियां वैसी नहीं रही जैसी हम इन्हें जानते थे। अब इस कॉलेज में आकर ये सब बदल गई है। अब इन्हें पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आज नहीं तो कल के होना ही था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस सिद्धू पर आ रहा है। अगर उसका कंसर्ट नहीं होता तो ये सब मुसीबत नहीं होती। अरे उसको जरूरत क्या है कंसर्ट करने की, उसके तो पहले से ही इतना सारे फैंस हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी वो कितना ज्यादा फेमस है। लेकिन नहीं, आजकल सब लोगों का दिमाग खराब हो रखा है। सब लोगों को नेम और फेम दोनों चाहिए। मुझे अगर वो सिद्धू कहीं मिल जाए तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। वरुण ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ अपने बेड पर बैठा बैठा हैरनी से उसकी तरफ देखने लगा। आखिर ये सब लोग उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वो सोचने लगा कि क्या उसे सिद्धू को डिफेंड करना चाहिए या नहीं। सिद्धार्थ के रूम में बैठे हुए सब लोग सिद्धू को भला बुरा बोल रहे हैं। एक पल को सिद्धार्थ के मन में आया कि वो सब लोगों को बताएं कि वो गलत है, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर ये ख्याल छोड़ दिया। अगली सुबह सिद्धार्थ की कोई क्लासेस नहीं है, इसीलिए वो अपने फोन में गेम खेलने लगा। इसके साथ साथ वो और भी कई सारे गेम्स के बारे में रिसर्च कर रहा है ताकि वो अपने टॉप स्केल गेम की स्टोरी लिख सके। आफ्टर हर एक लार्ज स्केल गेम को सक्सेसफुल होने के लिए एक बैकग्राउंड स्टोरी की जरूरत होती ही है। ध्रुव, वरुण और जीत के कमरे से चले जाने के बाद दानिश अपना सर झुकाए हुए सिद्धार्थ के पास आ गया और उससे कहा, सिद्धार्थ मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या। दानिश हमेशा सिद्धार्थ से काफी फ्रेंडली रहता है और उसे सिड कहकर बुलाता है, लेकिन पैसे मांगने के वक्त वो झिझक और शर्म की वजह से काफी फॉर्मल हो जाता है। सिद्धार्थ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास फिर से खाने के पैसे नहीं हैं? अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सिद्धार्थ ने अभी कुछ ही दिनों पहले दानिश को पैसे दिए थे, इसीलिए वो ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया कि आखिर दानिश ने वो सारे पैसे इतनी जल्दी खत्म कैसे कर दिए। उसकी बात सुनकर दानिश का फ्रिज ऑकवर्ड होकर मुस्कुराने लगा। उसने अपना सर झुकाकर अपने हाथ अपने पेंट की पॉकेट में डाले और कहा, दरअसल मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या मुझे 2000 रुपए मिल सकते हैं? नहीं तो 1000 भी चलेंगे। अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो तुम मुझे 500 रुपए भी दे सकते हो। माँ बाप मुंबई आ रहे हैं और उसके बाद भी इसे मुझसे पैसे उधार मांगने की जरूरत पड़ रही है। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, दानिश की बात का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। क्या दानिश अपने माँ बाप को यहां बुलाकर उनके अच्छे से खातिरदारी करना चाहता है? लेकिन उन दोनों को तो पता होगा कि दानिश के पास ज्यादा पैसे नहीं है। आफ्टर उसका बैकग्राउंड भी कुछ खास अच्छा नहीं है। ऐसे में सिद्धार्थ को दानिश की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ। क्या तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है? सिद्धार्थ ने अपना वॉलेट निकालते हुए पूछा। इस वक्त उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। उसने अपने ज्यादातर पैसे गेम को डेवलप करने में लगा दिए, मगर फिर भी उसने अपने वॉलेट से कुछ 500 के नोट निकालकर दानिश को दे दिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दानिश के चेहरे के हाव भाव
काफी ज्यादा खराब लग रहे हैं। उसने जैसे ही अपनी जेब से अपने हाथ निकाले तो उसकी जेब से एक पेपर का टुकड़ा नीचे गिर गया। दानिश उसे देखकर काफी घबरा गया और तुरंत उसे उठाने के लिए नीचे झुका, मगर सिद्धार्थ ने उससे पहले वो पेपर उठा लिया। सिद्धार्थ ने देखा कि दरअसल वो एक लिस्ट है जिस पर लिखा है कि एक इंसान ने कितनी बार अपना खून बेचा है और उसके आखिर में हर एक खून की बोतल के पैसे लिखे हुए हैं। ये सब देखकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने दानिश की तरफ देखते हुए पूछा, दानिश तू खून बेचने लगा है? सिद्धार्थ के ऐसा पूछते ही दानिश अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लगभग 20 साल के लड़के का इस तरह से रोना साफ बता रहा है कि कोई बात उसे अंदर से खाए जा रही है। जरूर वो किसी ना किसी मुसीबत से घिरा हुआ है। सिद्धार्थ उसे संभालने के लिए तुरंत उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बात क्या है भाई, मुझे बता। अगर तुझे कोई भी मुसीबत है तो मैं तेरी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर दानिश ने अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया और सुबकते हुए कहा, सिद्धार्थ, मेरे डैड को कैंसर है। उन्हें लास्ट स्टेज पैंक्रियाटिक कैंसर है। सिद्धार्थ तुरंत सब कुछ समझ गया। दानिश अपना खून बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। अब उसे समझ में आया कि उसका चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों रहता है और वह किसी से ज्यादा बात क्यों नहीं करता। सिद्धार्थ को उस वक्त समझ में आया कि दानिश पिछले इतने दिनों से अंदर ही अंदर क्या क्या सह रहा है। उसने तुरंत अपने वॉलेट से सारे पैसे निकाले और दानिश को देते हुए कहा, ये तकरीबन 12,000 रुपए है, इन्हें रख ले और अंकल और आंटी का अच्छे से ख्याल रख। लेकिन दानिश ने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं यार, मैं तेरे लिए पैसे नहीं ले सकता। मैंने तुझसे सिर्फ 2,000 रुपए ही उधार लिया है। मैं तुझसे और ज्यादा एहसान नहीं ले सकता। मेरे डैड पहले से ही लास्ट स्टेज में है। उन्होंने तो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी है। लेकिन मैं रोते रोते दानिश के लिए बोलना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि उन्हें अच्छे से मुंबई घुमाऊं। उन्हें दुनिया घुमाने के पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जितना करता हूं उनके लिए और ना करूं। मैं चाहता हूं कि, और इतना कहते कहते दानिश एक बार फिर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर बुरी तरह से रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसे वक्त पर वो दानिश के लिए ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इसीलिए उसने दानिश को समझाते हुए कहा, मुंबई जैसे शहर में 2,000 की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए तू ये बाकी पैसे भी रख ले। कम से कम तू उन्हें किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने तो ले जा सकता है। मगर इतने सारे पैसे लेते हुए दानिश काफी झिझक रहा है, तो फिर तू अपना खाना कैसे मैनेज करेगा? मेरे पास पैसे हैं, तू बस इन्हें रख और टेंशन मत ले। इतना कहकर सिद्धार्थ ने जबरदस्ती वो पैसे दानिश के हाथ में थमा दिया। वो दानिश को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। वो ऐसे वक्त में सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह उसका साथ दे सकता है। तभी अचानक से दानिश सिद्धार्थ के गले लग गया और बहुत देर तक रोता रहा। कुछ देर के बाद वो पैसे लेकर वहां से चला गया। दानिश के पापा की बात सुनकर सिद्धार्थ का मूड भी काफी खराब हो गया। उसने अपने दूसरी पेंट की जेब देखी जिसमें उसे पैसे दिखाई दिए, जिसका मतलब ये कि उसका कुछ दिनों का खाना मैनेज हो सकता है। लगभग दोपहर के वक्त अचानक से सिद्धार्थ का फोन बजने लगा। सिद्धार्थ ने देखा तो वो रिया का फोन है। रिया ने अपने देश के आने की वजह से कुछ बात करने के लिए सिद्धार्थ को लंच पर बुलाया है। सिद्धार्थ अब रिया के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अगर वो उससे पूरी तरह पीछा छुड़ाना चाहता है तो उसे ये सब कुछ करना ही होगा। सिद्धार्थ जैसे ही हॉस्टल से निकला, उसने देखा कि रिया नीचे उसका इंतजार कर रही है। रिया ने अपने बाल एक पोनीटेल में बांधे हुए हैं। वो काफी क्यूट दिखाई दे रही है। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसने अपने सनग्लासेस उतारते हुए कहा, हम लोग खाने के लिए कहां जा रहे हैं? कैंटीन में। सिद्धार्थ में अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेस उनके कहा। उस वक्त रिया ने सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने पता नहीं क्या कह दिया हो,
लेकिन वो सिद्धार्थ से ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप आगे आगे चलने लगी और सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कैंटीना जाकर रिया उसे एक काफी अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए और वहां उसने अपने आप कुछ डिशेज ऑर्डर कर दी। वो सारी डिशेज सिद्धार्थ की फेवरेट है। आखिर में रिया ध्यान से सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखने लगी। रिया के इस तरह से घूमने की वजह से सिद्धार्थ काफी अनकंफर्टेबल हो गया और उसने तुरंत रिया से पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। रिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए सिद्धार्थ से कहा, मुझे पता है कि आजकल तुम्हारा चक्कर किस लड़की के साथ चल रहा है, लेकिन मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे चेहरे को, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूं। तुम्हें पता है ना कि तुम इतनी कूल हो नहीं जितनी बनने की कोशिश करती हो। सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, हां, अब तुम भी एक्टिंग करने की पूरी कोशिश कर लो। उसकी बातें सुनकर रिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूं? तुम अभी अभी कैंपस रेडियो स्टेशन के रेडियो जॉकी बने हो ना, और वहां पर आशी भी आती है। तुम्हारी लव स्टोरी तो सचमुच बॉलीवुड की किसी पिक्चर जैसी है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ काफी हैरान हो गया और उसने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? क्या तुम्हें लगता है मैं बहरी हूं? मुझे सुनाई नहीं देता? रिया ने गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ के चेहरे पर हैरानी तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए और कुछ भी नहीं। यह देखकर रिया इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि वो वही के वही सिद्धार्थ को खा जाना चाहती है। हॉस्टल के कमरे में जब सब लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि गिटार कौन बजा रहा है, तब वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो गिटार सिद्धार्थ ही बजा रहा है। कोई और जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो सिद्धार्थ का लेवल अच्छी तरह से जानती है। सिर्फ सिद्धार्थ ही है जो आर्यन से भी ज्यादा अच्छी तरह से गिटार बजा लेता है। इसीलिए उस वक्त वो गाना सुनकर रिया को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसकी नजरों में सिद्धार्थ और आशी एक साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और एक रोमांटिक गाना बजा रहे हैं। उसे इतना गुस्सा होते हुए देखकर भी सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। रिया ने भी कोशिश की कि वो सिद्धार्थ से कम बात कर सके। वो चाहती है कि सिद्धार्थ उसे मनाने की कोशिश करे, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर में आकर रिया ने तुरंत अपनी हील्स उतार दी और अपने पैरों से सिद्धार्थ के पैरों को छेड़ने लगी। सिद्धार्थ को अचानक से अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ और उसने नीचे झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसके हाथों में रिया के पैरों की सॉफ्ट स्किन आ गई। सिद्धार्थ ने हैरानी से नीचे देखा, तब उसे समझ में आया कि रिया क्या करने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ ने अपना चेहरा उठाकर गुस्से से रिया की तरफ देखा, लेकिन रिया ने अपना पैर पीछे नहीं हटाया। आखिर में सिद्धार्थ रिया की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया और उसने अपने हाथों से उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। रिया को कुछ ही देर बाद दर्द होने लगा और उसने सिद्धार्थ से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। रिया के बार बार कहने पर सिद्धार्थ उसका पैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस रेस्टोरेंट में काफी लोगों के होने की वजह से वो सिद्धार्थ के ऊपर चिल्ला भी नहीं सकती और खींचकर अपना पैर बाहर भी नहीं निकाल सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। बने रहिए सिद्धार्थ का पुनर्जन्म ऑडियो स्टोरी के साथ, जहां हर एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प होती जाएगी।